नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारी लेक्चर है, आज की हमारी जो क्लास होगी, उसके अंदर हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर जो बिजनेस फाइनेंस का यूनिट है, उस यूनिट के हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन को शामिल किया है और हर सब्जेक्ट के हम लोग कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट यानी करीबन 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चंस की संख्या रखी है 50 और ये 50 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सिलेबस के ऊपर हैं, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुरूप हैं और आपके सिलेबस को कवरिंग क्वेश्चंस हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी और आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो भी आपकी फटाफट बूस्ट अप हो जाएगी। अब चूंकि एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, इस बात को लेकर आप सब इस चीज से वाकिफ हैं और काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस की जो कंडीशन है वो आपके दिमाग में है। इस टाइम आप बड़ा कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन सब बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, सबको भी पता होगा कि आपके जो आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं वो भी 6 फरवरी को रिटायर हो गए हैं। इसके अलावा आयोग के जो सदस्य हैं वो भी अभी कुछ रिटायर हुए हैं, तो कम संख्या है, आयोग का पूरा कोरम पूरा नहीं है। फिर एक न्यूज सुनने में ये आ रही है कि आयोग का जो नया आयोग बनेगा शिक्षा क्षेत्र की भर्तियों को संपन्न करने के लिए। तो ये तमाम सारी खबरें जो हैं आपके प्रिपरेशन को काफी हद तक डिस्टर्ब करने का काम कर रही हैं, जिसके चलते आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बाधित है। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि अगर एग्जाम का फॉर्म भरा जा चुका है तो डेफिनेटली एग्जाम कंडक्ट होगी। किस डेट को होगी इसमें निसंदेह अभी डाउट बना हुआ है, लेकिन अगर प्रिपरेशन हम रेगुलर बेसिस पर करते रहें और डेली कुछ ना कुछ हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें तो डेफिनेटली हम अपने अंतिम सफलता तक पहुंच जाएंगे। तो उसी कड़ी में हमने प्रैक्टिस सेट का सिलसिला स्टार्ट किया है, जिसमें हम यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कंप्लीट में हम 70 क्वेश्चन देखेंगे, हर यूनिट के 7 क्वेश्चन होंगे और जो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उसमें हम एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के अलावा यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। उसके पीछे की वजह ये है कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉमर्स यूजीसी नेट कॉमर्स दोनों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट मैच करता हुआ है। तकरीबन 90% से ज्यादा सिलेबस कैसा है, एक ही जैसा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम लोग इसको मतलब दोनों एस्पिरेंट चाहे वो यूपीएचएससी के हों चाहे यूजीसी नेट के हों, दोनों लोग इस लेक्चर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसीडर्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। अब आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहे कि एग्जाम में जो सिलेक्शन नहीं होने का कारण है वो यही है कि हम आपसे एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो बहुत आसान होते हैं वो हम आप गलत कर देते हैं और जिससे हम आप मेरिट से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से बाहर रह जाते हैं। तो एग्जाम में सफलता सिर्फ कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से नहीं होती है, आसान क्वेश्चंस को गलत नहीं करना, उनको भी हमें 100% सही करना है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में जो आसान क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, भले आप मुश्किल क्वेश्चंस को एक बार गलत कर दें, क्योंकि मुश्किल तो सबके लिए मुश्किल है, लेकिन आसान हर कोई सही करेगा और आप गलत करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आसान को हमें बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि टाइम कौन सा मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। दूसरा है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, लेकिन जो पेबैक पीरियड मेथड है, पेबैक पीरियड मेथड एक ऐसा मेथड है बेसिकली जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो मेथड बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितने दिन में कवर अप करना है इसके बारे में आपको बताता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं
पहला आपके पास ऑप्शन है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा है आपके पास पे बैक पीरियड मेथड, तीसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, चौथा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है पे बैक पीरियड मेथड, क्योंकि पे बैक पीरियड मेथड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, इस बात के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 3 की तरफ चलेंगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल स्टॉक विच आर हाईली लिक्विड कमांड, कहा गया है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल स्टॉक विच आर हाईली लिक्विड कमांड। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है हायर डिविडेंड पे आउट रेशियो, दूसरा ऑप्शन है लोअर डिविडेंड पे आउट रेशियो, तीसरा ऑप्शन है हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, और डी ऑप्शन है लोअर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो इसका जवाब दे पाएंगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल स्टॉक विच आर हाईली लिक्विड कमांड। तो अगर आपका स्टॉक जो होगा वो हाईली लिक्विड होगा, इसका मतलब है कि आपके पास जो करंट रेशियो है, जो करंट एसेट है, वो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं अवेलेबल है। तो उस केस में जो आपका इसमें गिवन ऑप्शंस में सही आंसर होगा वो होगा हायर प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। आपका हायर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कब होगा, जब आपका स्टॉक जो बेसिकली जो स्टॉक है आपका वैसे है हाई लिक्विड कमांड। हाई लिक्विड का मतलब स्टॉक, इसको आप ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं तब ये चीज आप ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखो उसको आप ऐसे समझो। आपके पास क्या है, आपका सपोज एक दुकान है, मान लो छोटी सी शॉप है, और शॉप के अंदर आपका जो है वो स्टॉक भरा हुआ है। तो अगर ये स्टॉक हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड का मतलब है कि जल्दी आपका कैश में कन्वर्ट होता है। स्टॉक है, कैश में कब कन्वर्ट होगा, जब आपका ये सेल होगा। तो अगर स्टॉक आपका जल्दी जल्दी सेल हो रहा है यानी हाईली कन्वर्टेड है उसके अंदर, तो आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा रहेगी। हायर डिविडेंड का तो मतलब ही नहीं था, लोअर डिविडेंड का वो मतलब नहीं था, ये दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट रहे थे। तो अगर आपका स्टॉक हाईली लिक्विड है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो होगा वो ज्यादा होगा, लो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंटेन। तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो पहला है आपका ऑप्शन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दूसरा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तीसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, चौथा है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया है। अगर आप इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपके पास जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। आप सब जानते हैं कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी प्लस डेब्ट यानी कि डेब्ट प्लस इक्विटी को हम शामिल करते हैं। अब जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी का यहां पर मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आपके पास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन चीजों को शामिल किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज नहीं होता है और कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए इसमें कहा गया है कि व्हेन अ फर्म propose to acquire another firm, जब एक फर्म दूसरी फर्म को acquire करना चाहती है, the merger proposal may be viewed as, तो जो मर्जर का प्रपोजल होगा उसे हम क्या बोलेंगे। देखिए क्वेश्चंस को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होगी तो कभी कभी आंसर सही नहीं लगते हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से समझें, कहा गया है कि एक फर्म प्रपोज करती है दूसरी फर्म को मतलब अक्वायर करने के लिए, तो उसमें जो मर्जर प्रपोजल है उसे हम क्या बोलेंगे। तो कैसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलेंगे, तो वर्किंग कैपिटल ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा अगर आप देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन, ये फाइनेंसिंग डिसीजन बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही ये डिविडेंड डिसीजन होगा। भाई इन्वेस्टिंग डिसीजन एक बार होता तो इसे कंसिडर किया जा सकता था, तो ना ही ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, ना ही ये डिविडेंड डिसीजन है। ये डिसीजन कौन सा है, ये डिसीजन है आपका कैपिटल बजटिंग प्रपोजल, और कैपिटल बजटिंग को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपिटल बजटिंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑप्शन में होता तो वो भी आपका करेक्ट होता,
लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जगह क्या लिखा है, डिविडेंड प्रपोजल, सॉरी डिविडेंड नहीं, कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें कहा गया है कि कौन सी इसकी लिमिटेशन है, कौन सी इसकी कह सकते हैं कि इसकी डिमेरिट है, इसकी खामी है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होती है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है इसको समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे मोर एम्फेसिस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, दूसरा है आउटसाइडर अप्रोच, तीसरा है इग्नोर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो अगर इस सवाल को समझें तो लिमिटेशन के हिसाब से हम देखें तो मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को क्या करती है, कंसीडर करती है, उस पर ज्यादा ध्यान होता है। ये आउटसाइडर्स अप्रोच है, बिल्कुल सही है भी, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस पर इसका ध्यान नहीं जाता है, उस पर ये उसको इग्नोर करती है। तो इस हिसाब से देखें तो ये तीनों चीजें यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका सही होगा, क्योंकि ये सारी की सारी इसकी लिमिटेशन लग रही है। यहां तक शायद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 आपसे कहता है विच वन इज द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फंड। एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है फंड का। आप जानते हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। यहां पर आपसे जो पूछा गया है वो एक्सटर्नल सोर्स की यहां पर बात करी गई है। तो एक्सटर्नल सोर्स इसमें से कौन सा है, तो अगर आप देखें तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है। फाइनेंस फ्रॉम कंपनीज, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इट इज आल्सो एक्सटर्नल सोर्स। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे भी आपका सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 8 की तरफ। तो पेड अप वैल्यू इज पेबल ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी पेड अप वैल्यू इज पेबल ऑन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो हम पेड अप वैल्यू पे करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, व्हेन द पॉलिसी लैप्स, दूसरा है व्हेन द पॉलिसी इज सरेंडर, और फिर आपके पास जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ऑन द मैच्योरिटी और डेथ विच एवर इज अर्लियर। तो पेड अप वैल्यू मेन इसमें जो आपका की पॉइंट है क्वेश्चन में वो है पेड अप वैल्यू और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो पेड अप वैल्यू होती है वो ऑन मैच्योरिटी होती है या तो डेथ पे होती है। इन दोनों में जो चीज पहले होगी उसी पर ये होगी। जैसे आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमा कंपनी ने कहा है कि भाई हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे आफ्टर उस टाइम कंप्लीट होने के बाद। तो अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की पहले डेथ हो जाती है सपोज, तो उसकी फैमिली को पैसा वो मिल जाएगा पूरा अमाउंट जो भी पेड अप वैल्यू होगी। लेकिन अगर डेथ नहीं होती है और उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, सपोज 20 साल का मैच्योरिटी पीरियड था, तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो पेड अप वैल्यू होगी वो उस पर्सन को दे दी जाएगी जिसने पॉलिसी खरीदी थी। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है ये आपको बताना है। तो आप ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहला है कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा है फाइनेंस फंडिंग, तीसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अगर आप देखें तो भाई फाइनेंस फंडिंग ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये भी इसका काम है, तो परफॉर्मेंस ऑफ मेजर भी इसी का काम है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, किसी में कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर उसे आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखेंगे। और नीचे हमने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो आप उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और उसमें आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप पर्सनली भी अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। तो जो भी उसमें करेक्शन की संभावना होगी उसे बिल्कुल करेक्ट किया जाएगा। द फाइनेंस मैनेजर प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। तो जो फाइनेंस मैनेजर है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। तो पहला है लिक्विडेशन डिसीजन, दूसरा है फंडिंग डिसीजन, तीसरा अमेलगमेशन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो फाइनेंस मैनेजर के ये सारे रोल हो सकते हैं। फंडिंग का भी काम उसी का रहेगा, अमेलगमेशन का भी अगर कुछ करना होगा तो उसमें भी उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा, और इसके अलावा हम देखें तो लिक्विडेशन के भी डिसीजन उसी के रहेंगे। तो ये फिलहाल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 कहता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस सब्जेक्ट का पार्ट है? तो कहा गया है अकाउंटिंग का पार्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अगर आप लोग एफएम की बात करें तो देखिए, जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर तमाम सारी चीजें अकाउंटिंग से संबंधित हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिजनेस मैनेजमेंट की भी रहती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रहती हैं। तो यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इन सबसे मिलके बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ये इन्हीं सबका एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू। तो जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका वो इक्वल होता है किसके? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान से समझिएगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? तो सबसे पहले है रियल रेट प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस इन्फ्लेशन, रियल रेट प्लस रिस्क प्रीमियम माइनस इन्फ्लेशन, रिस्क प्रीमियम प्लस इन्फ्लेशन और नन ऑफ दीज। तो अगर इसका सही जवाब हम देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रियल रेट भी आता है, रिस्क प्रीमियम भी आता है और इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि जो नॉमिनल रेट होगा उसमें इन्फ्लेशन का भी तो रोल रहेगा, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ आपकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या होती है? घटती रहती है। तो इन्फ्लेशन रेट को भी कंसिडर करना जरूरी है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ चलेंगे। विच वन इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस? अब देखिए, ये जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप किए हैं, ये जो एमसीक्यूज हैं, आपका जो बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उसकी जो स्टार्टिंग वाली जो बेसिकली टॉपिक्स हैं, यानी उसके जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, जैसे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हो गया, अप्रोचेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इन क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है। जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग कम से कम 10 सेट करेंगे और 10 सेट में तकरीबन 500 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर 10 सेट में हम 500 क्वेश्चन करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि हम टॉपिक वाइज भी चीजों को कवर अप करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में भी स्टार्टिंग के ही टॉपिक है। यानी एक अच्छी प्रैक्टिस के फॉर्म से ये तैयार किया जा रहा है ताकि आपकी एक सॉलिड प्रैक्टिस हो जाए। देखेंगे विच वन इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इसमें इंटरनल सोर्स कौन सा ये बताना है। तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट, डेप्रिसिएशन फंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। थोड़ा ध्यान से, बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला है। देखिए, आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी क्या है? इंटरनल सोर्स है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी इंटरनल सोर्स है और डेप्रिसिएशन क्या है? ये भी इंटरनल सोर्स है। तो इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कंफ्यूजन आपको जो होगा वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट पे होगा। मैं उसको एक बार जरा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जैसे सपोज आपने क्या किया कि आपको मान लीजिए कोई चीज खरीदनी थी, सपोज एक मशीन खरीदनी थी, और आपने क्या किया, मशीन मान लो खरीदी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए हमने 3 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, 2 लाख रुपए अभी आपका अनपेड है। तो अनपेड है तो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। अब ये 2 लाख रुपए आपका नहीं है, कायदे से आपको जिससे खरीदा है वेंडर से उसको दे देना चाहिए, बट स्टिल 2 लाख रुपए आप अभी यूज खुद कर रहे हैं। आप मान लीजिए अभी आप 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो जो पेमेंट होना चाहिए था किसका? वेंडर का, बट वो यूज कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए क्या है? ये है आपका इंटरनल सोर्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर को भी आप एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आमतौर पे पेमेंट एक बार में नहीं करते हैं, वो पेमेंट धीरे धीरे करते हैं और दूसरे का पैसा जो उनका नहीं है उसका वो स्वयं इस्तेमाल करके पैसे अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट देखेंगे 14 क्वेश्चन नंबर। सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ। तो जो सिंकिंग फंड फैक्टर है वो किसका रेसिप्रोकल है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला अगर आप देखें तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर EVIF, दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फैक्टर PVIF, FVIF था। फिर है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी और फिर है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। सिंकिंग फंड पूछा गया, ध्यान से रखिएगा, सिंकिंग फंड पूछा गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। अब सिंकिंग फंड क्या होता है ये आपको शायद मालूम ही होगा, नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा बताता हूं इसे। देखिए, सिंकिंग फंड बेसिकली क्या होता है? सिंकिंग फंड वो फंड होता है जैसे आपको मालूम है कि आप 10 साल के बाद एक मशीन को रिप्लेस करेंगे,
क्या करेंगे आप? 10 साल के बाद आप एक मशीन को रिप्लेस करने वाले हैं। तो अगर आप 10 साल के बाद एक मशीन को रिप्लेस करने वाले हैं और मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का उसमें करीब खर्चा आएगा, तो आपने क्या किया, हर साल 1 लाख रुपए आपने एक अकाउंट में जमा करना स्टार्ट किया और 10 साल तक 1-1 लाख रुपए आप लगातार जमा कर रहे हैं। जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पैसा आप विड्रॉ करेंगे और नई मशीन खरीद लेंगे। तो ये जो फंड आपने क्रिएट किया है जिसमें आप हर साल 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड बेस्ड किस पर होता है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। क्योंकि जो पैसा मिलेगा आपको वो 10 साल के बाद मिलेगा, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का रोल है। सिर्फ फ्यूचर वैल्यू ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट क्या मिलेगा उस पे जो आप जमा कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो फिलहाल जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये आपके जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अ सोर्स ऑफ इंसेंटिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट। तो ये तो बहुत बेसिक सा इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, यानी आप अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, सही है। उसके बाद आपके इंसेंटिव का भी सोर्स है, ये भी सही होगा। और जब आप मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट तभी आप सोशल बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, इसीलिए डी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कहता है आपसे Which is the assumptions of मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए मोदी गिलानी जो है, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये दो लोगों का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। इन लोगों के कंसेप्ट जो है वो कई डिविडेंड डिसीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे वहां पे भी इनका कंसेप्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी लोग बात करते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण नाम है। देखिए तो पूछा गया इसमें कौन सी अप्रोच है इनकी, तो सबसे पहली है द कैपिटल मार्केट आर अज्यूम टू बी परफेक्ट। दूसरा है ऑल फर्म कैन क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस रिस्क क्लासेस। फिर सी ऑप्शन है ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ फर्म्स नेट ऑपरेटिंग इनकम व्हिच इज नेसेसरी टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ फर्म। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है अगर आप इसमें देखें तो पहली परफेक्ट कहा है इन्होंने, बिल्कुल मार्केट कैसे होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सही है। और ये कहा गया होमोजेनियस रिस्क हो, यानी जो भी वहां पे पूरी फर्म हो उनका रिस्क क्लास होमोजेनियस हो। फिर कहा गया है कि सेम एक्सपेक्टेशन हो सारी फर्म्स के नेट ऑपरेटिंग। तो इसमें जो आपकी अजम्पशंस हैं वो सारी की सारी इसकी अजम्पशंस हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच वन इज द टाइप ऑफ लिवरेज। इसमें से कौन सा लिवरेज का टाइप है? तो आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंसिंग लिवरेज, और एक होता है आपका कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंसिंग लिवरेज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंबाइंड लिवरेज बनता है। तो पूछा गया है कौन कौन से टाइप है, तो ऑपरेटिंग भी टाइप है, फाइनेंसिंग भी टाइप है, लेकिन कॉस्ट लिवरेज कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका अगेन करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डिविडेंड इज द इनकम फॉर। तो डिविडेंड की जो इनकम होती है वो किसके लिए होती है? एक मिनट इसको स्क्रॉल कर लिया जाए। डिविडेंड की जो इनकम है वो किसके लिए होती है? वो होती है आपकी शेयर होल्डर्स के लिए। डिविडेंड की इनकम किसके लिए है? शेयर होल्डर्स के लिए। देखो एक कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और ये जो डिविडेंड दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो फिलहाल यहीं पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ कैश इनफ्लो आर नॉट यूनिफॉर्म, अगर कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है, द कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड टेक्स, तब कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड कैसे किया जाता है? तो दो तरीके से पेबैक पीरियड निकलता है। एक तो होता है जहां पर आपकी जो कैश इनफ्लो है वो कैसी हो? इक्वल हो। और एक होता है जहां पर कैश इनफ्लो कैसी हो?
अनइक्वल हो। तो इक्वल वाला केस ज्यादा आसान होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी इन्वेस्टमेंट में खर्च किए हैं और हर साल आपको 20,000 रुपए मिलेगा, तो पेबैक पीरियड जो होगा आपका वो हो जाएगा कितना, 5 साल। लेकिन सपोज आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्च किए हैं जिसमें पहले साल 20,000 मिलेगा, फिर 30,000 मिलेगा, फिर कुछ और मिलेगा, तो इस केस में थोड़ा सा मुश्किल होगा कैलकुलेट करना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में पूछा गया है कि पेबैक पीरियड को हम लोग किस मेथोडोलॉजी से निकालते हैं। तो एक है कॉमन पोजीशन, एक है आपका फेवरेबल पोजीशन और एक होता है क्युमुलेटिव पोजीशन। तो यहां हम फेवरेबल पोजीशन देखते हैं, यानी जहां पर हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है, तो जो इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा फेवरेबल होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये चीज। जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट में हमने 1 लाख रुपए खर्च किए और हमें वो 5 साल के अंदर पैसा रिकवर हो गया, और एक में हमने देखा 6 साल में, तो फेवरेबल हमारे लिए क्या है, 5 साल वाला फेवरेबल है, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 20 आपसे कहता है कि विच वन इज द टाइप ऑफ वैल्यू, विच वन इज द टाइप ऑफ वैल्यू, इसमें से कौन सी वैल्यू की टाइप है। तो एक होती है बुक वैल्यू, एक होलसेल वैल्यू, एक डोमेस्टिक वैल्यू, एक फर्म्स वैल्यू। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर इसका आपको जवाब देना होगा तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक मिनट जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दे। आसान क्वेश्चन है, इजीली किया जा सकता है इसे। चलिए तो यहां पे आप सब जानते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, बुक वैल्यू। होलसेल वैल्यू, डोमेस्टिक वैल्यू, ये सब ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा आपका 20 का ए। सुपर प्रॉफिट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट विच टाइप ऑफ वैल्यू। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल हम करते हैं गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। आपको मैं याद दिला दूं, गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो ये 3 मेथड का इस्तेमाल करके हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल गुडविल निकालते हैं किससे, सुपर प्रॉफिट से। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी। 22 में कहा गया है विच इज द एडवांटेज ऑफ एनपीवी मेथड। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का कौन सा एडवांटेज है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का कौन सा एडवांटेज है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो एडवांटेज होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। एक बार अगर आप देखें सारे पढ़ के, तो दिस मेथड कंसीडर्ड द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल सही है ये भी। और दिस मेथड कैन बी अप्लाइड वेयर कैश इनफ्लो आर इवन, जहां पर कैश इनफ्लो इवन होते हैं वहां भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, एक बार इसको भी देख लिया जाए। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या होता है कि आपके पास एक तो होता है जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसे आप क्या लिखेंगे, कैश आउटफ्लो, और एक होता है आपके पास कैश इनफ्लोज, और एक आपके पास दे रखा होता है इंटरेस्ट रेट, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो कैश इनफ्लो सपोज दैट आपके कैश आउटफ्लो मान लो 1 लाख रुपए का है, और अगले कुछ वर्षों में आपको कुछ पैसे मिलेंगे। सपोज पहले साल मिलेंगे 10,000, दूसरे साल मान लो 12,000, फिर मिलेंगे 20,000, फिर मिलेंगे आपको 25,000, ऐसे कुछ पैसा आपको मिलेगा कुछ वर्षों तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और फिर हम कंपेयर करेंगे कैश आउटफ्लो से। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो प्रपोजल क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इनफ्लोज चाहे जितने हो चाहे जैसे इनफ्लोज हो, इवन हो, बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका इसमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली कि आपका ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट देखेंगे विच फैक्टर डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। तो पहला है रिस्क, दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
तीसरा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और चौथा है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो अब आपको इसमें अपना जवाब देना है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर हम सबका ध्यान में रखते हैं, यानी हम रिस्क को भी ध्यान में रखते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को भी ध्यान में रखते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी ध्यान में रखते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे, 24 की तरफ। 24 पूछा गया है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो अगर टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को आप माइनस कर दो तो जो वैल्यू बचती है वो क्या बचती है। अब यहां पे अपने आपसे पूछ ली गई एक प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन पूछी गई। अकाउंटिंग इक्वेशन तो हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे अब तक। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताती है कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हम लोग पढ़ते हैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को हम माइनस कर दें तो वैल्यू क्या बचेगी। ये जो है कैपिटल है, दिस इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड, दिस इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड। क्योंकि पूरा अगर इसका बाइफरकेशन करोगे आप तो लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आती है और इसको हम बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आती है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 में है द प्रपोजल इज रिजेक्टेड इन केस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कहा गया कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में हम प्रपोजल को कब रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट कब करते हैं, कब एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट पता होगा तो इजीली कर लेंगे आप। तो पहला है लेस देन 1, लेस देन 0, लेस देन 2, लेस देन 5। तो देखिए यहां पर आप चाहें तो एक जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इलिमिनेशन के माध्यम से इसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। देखो लेस देन 2 थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ये तो सही नहीं हो सकता। अब 2 ऑड लग रहा है तो 5 भी नहीं होगा। अब मान लो आपको आंसर नहीं पता है तो 1 और 2 में आपको ऑप्शन चूज करना है। तो एक है लेस देन 1, एक है लेस देन 0। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि चांसेस रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है तो इंडेक्स 0 पर बेस्ड नहीं होगा, इंडेक्स किस पर बेस्ड होगा, 1 पर बेस्ड होगा। तो अगर लेस देन 1 होता है प्रपोजल तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और मोर देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 26 पे। द प्रपोजल एक्सेप्ट इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन। तो मोर देन किससे होगा, मोर देन 1 होगा। तो 26 का भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपकी नॉलेज को बूस्टअप करने में हेल्प करेंगे। द ओनरशिप कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिवाइडेड इनटू। तो जो ओनरशिप कैपिटल होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, वो डिवाइड होती है किनसे, किनमें, तो डिबेंचर में, लोन प्रेफरेंस शेयर में, बॉन्ड में। वो किसमें डिवाइड होती है, इक्विटी शेयर में। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which factor determine the dividend policy? डिविडेंड पॉलिसी को कौन से फैक्टर डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो पहला है, अगर आप देखें तो डेब्ट रीपेमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम और पब्लिक ओपिनियन। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी में हम देखेंगे कि हमें डेब्ट कब रीपेमेंट करना है, हमारी इनकम की स्टेबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर इनकम हम रेगुलर कमाते होंगे तो डिविडेंड देने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या निकलती है, वर्किंग कैपिटल। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो किससे संबंधित होती है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 के अंदर पूछा गया है कि डिविडेंड आर, कॉमा है आपके पास, डैश है, ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर वैल्यूज। तो डिविडेंड आर क्या है, डिविडेंड है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ये कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में उनकी वैल्यू ऑफ शेयर के प्रोपोर्शन में। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। 32 में पूछा गया है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो कैपिटल बजटिंग में हम अगर देखें तो सबसे पहला है इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल, दूसरा है स्क्रीनिंग ऑफ द प्रपोजल, फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और फिर है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझ के जवाब देना है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, यानी एक कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्वॉल्व इसमें
एक तो है इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रोसेस, तो हम सारे प्रोसेस का भी इवेल्युएशन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं प्रपोजल की, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को हम आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो बनाया गया है, ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं पूछे गए जिनको अरेंज करना है, लेकिन ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये इसके कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं आते हैं। सीक्वेंसिंग इसमें नहीं है बट आते हैं सारे ऑप्शन, तो डी करेक्ट हो जाएगा। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी, तो डिविडेंड का पेमेंट कंपल्सरी किसके लिए नहीं होता है? तो डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, बॉन्ड पे देना पड़ता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक है, और एक है आपके पास केवल शेयर कैपिटल। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी आपको डिविडेंड देना ही पड़ता है, लेकिन इक्विटी शेयर, यहाँ जो कि केवल शेयर कैपिटल लिखा है कायदे से, तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल ही होना चाहिए था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पर कंपल्सन नहीं है, बाकी डिविडेंड आपको प्रेफरेंस शेयर पे देना होता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट और बॉन्ड पे इंटरेस्ट देना होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैपिटल बजटिंग इज आल्सो नोन एज, तो इसको हम लोगों ने पहले ही अभी देखा था, कैपिटल बजटिंग को किन किन नाम से जानते हैं। तो एक तो इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं, इसे और हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के नाम से भी इसे आप जान सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, which ratio explain that how much proportion of earning is distributed in the form of dividend। इसमें से कौन सा रेशियो बताता है कि अर्निंग का कितना, अर्निंग का जो सर्टेन पोर्शन है वो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिविडेंड पर शेयर रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो और डिविडेंड इक्विटी कैपिटल रेशियो, बट यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 की तरफ चलेंगे। When did capital redemption reserve account opened? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR इसको अकाउंट बोलते हैं, ये कब ओपन किया जाता है? तो एट द टाइम ऑफ इक्विटी रीपेमेंट नहीं, इक्विटी रीपेमेंट में हम लोग कैपिटल रिडम्पशन को यूज नहीं करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिजर्व, रिजर्व से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग इन द बिजनेस भी नहीं होगा, तो एट द टाइम ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसी तरीके से जब डिविडेंड को हम रिडीम करते हैं तो एक होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो हम क्रिएट करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करते हैं तो क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा किसका? 36 का। 37 में देखेंगे कैपिटल बजटिंग इज आल्सो नोन एज, तो प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर। क्वेश्चन 38 की तरफ पढ़ेंगे। आपसे पूछा गया है कि विच मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज आल्सो कॉल्ड कैश बेनिफिट रेशियो। इसमें कैश बेनिफिट रेशियो किसको बोलते हैं? ये 1 मिनट का समय दीजिए, लैपटॉप की बैटरी में भी डिस्चार्ज हो रही है। हाँ, मैंने दोबारा से इसे कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट सेकंड। वापस से देखिए, प्रॉपर चालू हो गया। तो विच मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज कॉल्ड कैश बेनिफिट रेशियो। कैश बेनिफिट रेशियो हम किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन है पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे आउट रेशियो, पे आउट पे बैक होना चाहिए था, पे बैक पीरियड, पे आउट पीरियड लिखा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये जो पीआई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम कैश बेनिफिट रेशियो भी बोलते हैं, कैश बेनिफिट या कॉस्ट बेनिफिट भी आप कह सकते हो, कहीं कहीं आपको ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के नाम से भी मिलेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 में है विच वन इज द मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का कौन सा मेथड है? तो एनपीवी मेथड, उसके बाद आईयूआर मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, और ये आपका ऑल ऑफ दीस। तो यहाँ पे सारे हैं, एनपीवी भी होता है, पेबैक भी होता है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सारे इसके मेथड हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपने देखा होगा मेथड, हम आपको आमतौर पर इसके 5 जो मेथड है वो पॉपुलर मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग मेथड, एक नॉन डिस्काउंटिंग। तो पेबैक पीरियड मेथड हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, एंड पीआई मेथड हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो गया।
प्रेफरेंस शेयर आर, तो प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं? लेस रिस्की, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर रिस्की, कॉस्टली, नॉन रिडीमेबल। तो प्रेफरेंस शेयर लेस रिस्की होते हैं और इक्विटी शेयर हाई रिस्की होते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में जो परसेंट ऑफ डिविडेंड होगा, यानी कि जो भी आपका डिविडेंड इस पे मिलेगा उसका रेट क्या होगा? फिक्स होगा। तो जब डिविडेंड का रेट फिक्स होगा तो रिस्क कैसी है? रिस्क आपकी लेस है, और इक्विटी में रिस्क कैसी है? ज्यादा है। तो कॉस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हेल्पफुल इन कोऑपरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल किन चीजों का एनालिसिस करने के लिए हेल्पफुल होता है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ रिजर्व, सोर्सेस ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेस ऑफ मैन पावर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम मैन पावर की बात नहीं करते हैं, सर्विसेज की बात नहीं करते हैं, मटेरियल की बात नहीं करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम बात किसकी करते हैं? बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ डेप्थ कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो डेप्थ कैपिटल की कॉस्ट होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे? नेट प्रोसीड के बेसिस पे, और एनुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे, एनुअल डेप्रिसिएशन के बेसिस पे, और कैपिटल के बेसिस पे। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, यहाँ पे देखिए बेसिस पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक फार्मूला यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कॉस्ट ऑफ डेप्थ का। जिसे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे और अपॉन में क्या लिखते हो? नेट प्रोसीड इनटू 100 होता है। तो चूंकि हम बेसिस की बात करेंगे तो बेसिस जो होगा इसका वो नेट प्रोसीड होगा, और ऊपर हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट। तो फिलहाल यहाँ पे नेट प्रोसीड का मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेट प्रोसीड का यहाँ मतलब यह है कि सपोज आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है, जिसके ऊपर मान लीजिए 10,000 रुपए का सपोज दैट आपने डिबेंचर इशू किया है, और इशू किया है आपने प्रीमियम पे, इशू किया है आपने प्रीमियम पे। तो मान लो 5% है सपोज, तो 500 रुपए तो प्रीमियम हो गया, तो नेट प्रोसीड आपका 10,500। अब इस पे आपने कोई फ्लोटिंग चार्जेस खर्च किया होता तो आपको इसमें माइनस करना पड़ता है। तो नेट प्रोसीड ही इसका बेसिस बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रिजर्व इज एन। तो रिजर्व क्या होता है? रिजर्व बेसिकली आपके पास क्या है? एडिशनल पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, एडिशनल लॉस है, लायबिलिटी है या कॉस्ट है। तो रिजर्व हमेशा एडिशनल पार्ट होता है किसका? प्रॉफिट का। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज कंप्यूटेड एज। तो डेप्रिसिएशन फंड की कॉस्ट को हम कंप्यूट करते हैं किस फॉर्म में? इसे हम लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल बोलते हैं। डेप्रिसिएशन फंड क्या है? लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल। डिविडेंड प्रॉफिट शॉर्ट टर्म नहीं होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। आफ्टर डिक्लेरेशन डिविडेंड आर पेड टू शेयर होल्डर एज पर द प्रोविजन ऑफ। After declaration dividend are paid to the shareholder as per the provision of। तो जो आपके डिविडेंड पेमेंट के प्रोविजंस होते हैं वो कौन? आरबीआई एक्ट नहीं बनाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बनाता है, ना इंडियन कंपनी एक्ट बनाता है। ये किससे संबंधित है? सेबी से संबंधित है। सेबी से संबंधित है आपके ये। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन आपके पास हो सकता है कि आफ्टर डिक्लेरेशन डिविडेंड आर पेड टू शेयर होल्डर एज पर द प्रोविजन। तो देखिए प्रोविजन इसका जाहिर सी बात है इंडियन कंपनी एक्ट में भी नहीं है, इसका ना आरबीआई में है। सेबी चूंकि जो भी आपकी कंपनीज हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं उनको सबको कंट्रोल करने का काम सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप इसको हमें कमेंट के अंदर बताइएगा। मुझे फिलहाल यहाँ पे जो पॉसिबल आंसर लग रहा है कि आफ्टर डिक्लेरेशन डिविडेंड आर पेड टू शेयर होल्डर एज पर द प्रोविजन ऑफ। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का प्रोविजन जो है सेबी एक्ट के अंदर ही होता है। तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 45 के अंदर देखेंगे, विच वन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। इसमें से कौन सा डिविडेंड पॉलिसी का डिटर्मिनेंट है? तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी पोजीशन, लीगल रिक्वायरमेंट, ये सारे इसके डिविडेंड पॉलिसी के डिटर्मिनेंट हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 47 पूछा गया है, विच वन इज द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड का कौन सा फॉर्म है इसमें से? तो कैश डिविडेंड भी होता है, स्टॉक डिविडेंड भी होता है, बॉन्ड डिविडेंड भी होता है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट हो जाएगा। 48 में पूछा गया है कि डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ।
तो प्रोपोर्शन किसका होता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड जो प्रोपोर्शन होता है वो बेसिकली किसका होता है? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब बचे हैं इस सेशन के दो क्वेश्चंस, लास्ट 49 एंड 50। तो 49 देखिए क्या है, द गार्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। तो गार्डन मॉडल जो है वो किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है? तो द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, सही है। आर एंड के यानी रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज, बिल्कुल सही है। द फर्म ओनली यूज द रिटेन अर्निंग फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे यानी कि तीनों जो है आपके क्या है, इसके अजम्पशंस हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और फिर पूछा गया फैक्टरिंग क्या है? तो फैक्टरिंग आपकी एक फाइनेंशियल सर्विस है जो आपके बकाया डेब्ट को रिकवर करने का काम करती है। बकाया डेब्ट का मतलब समझ रहे हैं, आपने उधार सामान बेचा है और आपका डेटर्स क्रिएट हो गए हैं और उधार पैसा आपका पड़ा है और आपको अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ जाए, तो जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, आप उस फैक्टर सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपको इन डेटर के बदले में एक सर्टेन अमाउंट तुरंत दे देंगे। अब डेटर से पैसे वसूलने का काम किसका हो जाएगा? फैक्टर का हो जाएगा। तो फैक्टर बेसिकली एक सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आज के थे 50 क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, किसी क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट हो, कोई संदेह हो, तो आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी पीडीएफ वगैरह आपको वहां पे अवेलेबल होती रहेंगी। रेगुलर बेसिस पे कुछ नोट्स वगैरह भी उस पर हम देते रहेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। और उसमें भी आप अपनी जो क्वेरी है वो पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।